नमस्कार। आप सभी का आज के कहानी पाठ में स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत हम पिछली कुछ कक्षाओं में जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी पर बातचीत कर रहे हैं। आज इसी बातचीत को हम जारी रखेंगे। विद्यार्थियों, कहानी हिंदी की एक आधुनिक विधा है। यह विधा यूरोप से भारत में आई और भारत की सभी जो भाषाएं हैं, चाहे वो बांग्ला हो, मराठी हो, सभी में कहानी ने एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में अपना स्थान बना लिया। जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें उस कहानी का विश्लेषण करते समय ये देखना होता है कि इसकी कथा वस्तु क्या है, इसमें कौन कौन से पात्रों का चरित्र चित्रण हुआ है, कहानी की भाषा कैसी है और कहानी का जो देश काल है उसका वातावरण क्या है, कैसे वातावरण की वो कहानी है। ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो मधुआ कहानी है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं, एक तो जमींदार, उसके भी चरित्र का चित्रण इसमें हुआ है कि वो किस तरह से संवेदनहीन व्यक्ति है और कथा कहानियों, ख़ास तौर से जो दुख भरी कहानियाँ हैं, मन बहलाव की कहानियाँ हैं, वो उसको सुनने में उसको बड़ा आनंद आता है। वो एक संवेदनहीन व्यक्ति है। इसी तरह से इसमें दूसरे जो पात्र हैं उनमें एक पात्र मधुआ है जो एक छोटा सा बच्चा है और वह जमींदार के यहाँ नौकरी करता है, या इसको कह सकते हैं कि बेगार करता है। खाने के लिए, केवल भोजन प्राप्त करने के लिए वह उसके यहाँ दिन भर नौकर चाकर के रूप में उसकी खिदमत करता है। एक शराबी है, उसका नाम यहाँ नहीं बताया गया है, लेकिन उसको कहानीकार ने शराबी कहा है। तो वह जो व्यक्ति है वो बड़ा ही इस कहानी का मुख्य, जो कह सकते हैं कि जो पात्र है, वो पूरी कहानी शराबी के ही इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का आरंभ भी उसी से होता है और उसी के हृदय परिवर्तन से कहानी का अंत होता है। उसमें जयशंकर प्रसाद ने मानवीय भावनाओं का चित्रण बखूबी किया है। ख़ास तौर से उसके अंदर जो करुणा, दया, इंसानियत के भावों को जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी में आरोपित किया है। कहानी का उद्देश्य क्या है? अगर हम देखें तो ये जो कहानी है, इसका उद्देश्य ये बताना है, एक प्रेरणा देना है कि इंसानियत हर व्यक्ति में होती है और शराबखोरी की जो समस्या है उस पर बातचीत करना भी कहानी का उद्देश्य है। उस पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, ये मुख्य रूप से कहानी का उद्देश्य है। और साथ में ये बताना कि जो जमींदारी जो प्रथा है या जमींदार जो वर्ग है, जमींदार वर्ग हैं, वो किस तरह से निम्न वर्ग के प्रति, बच्चों के प्रति किस तरह से संवेदनहीन व्यवहार उस ज़माने में किया करता था, ये बताना इस कहानी का एक उद्देश्य दिखाई देता है। तो हमने
जब कहानी हम पढ़ते हैं तो हमें इन्हीं बातों पर अपना ध्यान रखते हुए कहानी को पढ़ना चाहिए, ताकि हमें कहानी का अर्थ भी अच्छा समझ में आए। भाषा की जहाँ तक बात करें तो इस कहानी की जो भाषा है वह तद्भव प्रधान है, बोलचाल की भाषा है। आमतौर पे जयशंकर प्रसाद जी की जो कहानियाँ होती है उनमें एक कोमल कांत पदावली वाली तत्सम प्रधान और व्यंग्यार्थपूर्ण और लाक्षणिक भाषा होती है। इसमें ऐसा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। यद्यपि कहीं कहीं काव्यात्मक भाषा है, लेकिन ज़्यादातर जो स्थान हैं, ज़्यादातर प्रसंग है, जो संवाद हुए हैं, उनमें आम बोलचाल की भाषा का ही इस्तेमाल हुआ है। कुछ स्थानों पर जब वो ब्यौरे देते हैं तो वहाँ पर ज़रूर उन्होंने अपनी स्वभावगत जो कवित्वपूर्ण भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ हम बात करें कि हमने अब तक पढ़ा था कि किस तरह से वो जो मधुआ है उसको अपने साथ ले आता है, उसको खाने को देता है, और अब वह उसके लिए कुछ और खाने के लिए बाहर निकलता है। अब उसके भीतर का जो अंतर्द्वंद है, एक जो उसकी जो मनोस्थितियाँ हैं, जो मन के अंदर चलने वाले जो द्वंद्व हैं, स्वार्थ और परमार्थ का जो द्वंद्व है, कि एक तरफ तो परमार्थ उस बच्चे की भूख की ओर ध्यान दिलाता है और दूसरी तरफ उसका जो स्वार्थ है, उसकी जो आदतें हैं, वो उसे शराब पीने की ओर खींचती है। इस तरह से उसके भीतर का जो अंतर्द्वंद है, जो मानसिक द्वंद्व है, उसका चित्रण यहाँ बखूबी जयशंकर प्रसाद करते हैं। अगले कुछ पैराग्राफ में हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से शराबी के मन में अंतर्द्वंद चलता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि वह उस बच्चे को यह कहकर जाता है कि तू रोना मत, रोएगा तो तुझे खूब पीटूंगा, मुझसे रोने से बड़ा बेर है, यह बात कह कर के वह जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। शराबी गली के बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्दा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूं। पर यह छोकरा, इसका गड्ढा जो भरना होगा, ये कितना खाएगा और क्या खाएगा। ओह, आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार नहीं किया ही नहीं। तो क्या ले चलूं? पहले एक अद्दा तो ले लूं। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्दा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरफ से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। बच्चा मुस्कुराने लगा। ये जो पैराग्राफ है, इसमें आप ये देखते हैं कि वो जो एक शराबी इंसान है, जिसको अपने नशे के अलावा कुछ सूझता नहीं है, वह भी दूसरों के भोजन की चिंता पहली बार कर रहा है। जिसको खुद की चिंता नहीं रहती थी, वह दूसरों की भी चिंता कर रहा है। और ऐसा करने के लिए उस बच्चे की जो मासूमियत है, निरीहता है, उसने उसको विवश किया है।
तो उसके भीतर एक अंतर्द्वंद चलता है कि जो उसके हाथ में 1 रुपया है, उस 1 रुपये में 16 आने होते हैं। अब 16 आने में से वह ये गणित लगाने लगता है, हिसाब लगाता है कि 16 आनों का क्या क्या लिया जाए। 1 रुपया उस ज़माने में बड़ी रकम होती थी, उसमें 16 आने होते थे। तो उसी का वो गणित लगाने लगता है कि 2 आने की चाय ले ली जाए, 2 आने की पकौड़ी ले ली जाए, आलू मटर ले लिया जाए। मतलब अब जो पीने का जो सामान होता है, शराब पीने की जो जितनी भी सामग्री उसकी आवश्यकता होती है, उसके बारे में वो सोचता है। फिर सोचता है कि मांस ले लूँ, ये सारी चीज़ें अपने बारे में सोचता है। फिर उसे उस बच्चे की मासूम शक्ल याद आती है, तो वो सोचता है कि उसका पेट भी भरना है बच्चे का, पता नहीं कब का भूखा है बेचारा। तो फिर वो अपने सोच के बारे में भी यह विचार करता है कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि दूसरों की भूख के बारे में कुछ सोचा जाए। तो इस तरह से वो सोचता है, और जो ही वह अद्दा लेने के लिए विचार करता है, उसी पर पल उसके हृदय में विकल्प उठता है और एक बिजली सी उसकी आंखों में चमक पड़ती है। ये ज्ञान की है, ये चेतना की बिजली है। यहाँ पर जो बिजली की झलक जो है ना, ये बताई गई है कि उसके भीतर एक ज्ञान का उदय हुआ है, एक इंसानियत का उदय हुआ है। ये जो प्रकाश है, ये इंसानियत का प्रकाश है, मानवता का प्रकाश उसके भीतर उत्पन्न होता है। और वह मिठाई की दुकान पे किस देवीय प्रेरणा से पहुंच जाता है, और वहाँ से जाकर के वह पूड़ियाँ और मिठाई बच्चे के लिए लेता है, नमकीन भी खाने के लिए बच्चे के लिए लेकर के अपने झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ता है। और वहाँ जाकर के बच्चे के सामने वो सारी चीज़ें बड़े प्यार से सजा देता है, और उसकी सुगंध से बालक, जो कई दिनों से पता नहीं कितना कभी पेट भर खाना भी नहीं खाया है, उसके गले में एक तरावट सी पहुँचती है और वह मुस्कुराने लगता है। आगे बढ़ते हैं। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सौंधी बास नाक में पहुंची न, ले खूब ठूस कर खा ले, और फिर रोया कि पीटा। ये एक जो मीठी डांट है, वह उस बच्चे को लगाता है कि रोया, अगर रोया तो पिटाई होगी। जैसे माँ बाप जो होते हैं, वो बच्चे को रोने के लिए मना करते हैं तो भी पीटने की धमकी देते हैं कि रोएगा तो पिटेगा। मतलब उनका रोना माँ बाप को सहन नहीं होता है, उसी तरह से उस बच्चे का रोना उस शराबी को सहन नहीं हो रहा है। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले 2 मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। ऐसा लगा जैसे उनका कोई जन्मों का संबंध हो, बहुत दिनों के बिछड़े हुए 2 यार हों जो मिल गए हों और अब बड़े प्रेम से खाना खा रहे हों। सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना बड़ा कोट ओढ़ लिया था। सर्दी का समय था, तो शराबी का पुराना कोट बच्चे ने ओढ़ लिया। जब उसे नींद आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज दिन भर पेट भर पीकर सोऊंगा, लेकिन ये छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आदम का। बच्चा किस तरह से उसके जीवन को बदलता है, इसी पर वो विचार करता हुआ शराबी सोता है कि ये सोचा तो मैंने क्या था सुबह कि क्या करना है और क्या हो गया। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ गया, इसके बारे में सोचता हुआ शराबी भी सोने का प्रयास करता है। यहाँ पर प्रसाद जी ने कहा है, जो उनकी जो भाषा है वो बड़ी भावात्मक है। मानवीय भावों का अच्छा चित्रण उन्होंने यहाँ किया है। एक चिंतापूर्ण, अब यहाँ आगे का पैराग्राफ देखते हैं। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले पहल शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा। उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरह बालक को उसने तिलमिलाकर मन ही मन प्रश्न किया। यहाँ
तो यहाँ पर मतलब मानसिक द्वंद्व उसका चल रहा है। किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहारी नियति। तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन में कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं? कोई काम करूं? कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं, भगा दूंगा इसे, आँख तो खोले। ये पूरा जो कहानी की जो जान है, आत्मा है, वो इस पैराग्राफ में है। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से वो जो शराबी है उसके भीतर एक अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है वो चल रहा है। एक तरफ तो वो सोच रहा है, एक चिंतापूर्ण आलोक, यहाँ शब्दों का चयन देखिए, चिंतापूर्ण आलोक का मतलब होता है ज्ञान, उसमें ज्ञानोदय हो रहा है, ज्ञानोदय हो रहा है, लेकिन साथ में उसको चिंता भी हो रही है। अब उससे पहली बार अपने जीवन का जो सार्थकता है उसके बारे में सोचने के लिए वो अच्छा विवश करता है कि मेरे जीवन की सार्थकता क्या है। उस कोठरी में इतनी गरीबी बिखरी हुई थी चारों ओर, वहाँ अगर कोई वैभव था तो वो गरीबी का ही वैभव था। विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग देखिए कि दारिद्र्य की विभूति, क्या विभूति दारिद्र्य की नहीं होती है, विभूति तो समृद्धि की होती है, लेकिन यहाँ पर शराबी के घर में तो दारिद्र्य की ही विभूति होती है। तो इस तरह जो छायावादी कवि होते हैं वो विशेषण विपर्य एक अलंकार होता है उसका प्रयोग करते हैं, उसी का अलंकार ये इस कहानी में भी उन्होंने कर दिखाया है। तो जो दारिद्र्य फैला हुआ था, न खाने को दाना, न कोठरी में कुछ भी नहीं था, कुछ बर्तनों के अलावा, गिने चुने बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। तो इन चीज़ों को जब उसने देखा और साथ में उस बच्चे को देखा तो उसे तिलमिलाया वो, और मन ही मन उसने प्रश्न किया कि इस भगवान ने इस छोटे से बालक को, सुकुमार फूल, नन्हा सा फूल सा बच्चा है, इसको इतना कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि क्यों की? ये दुनिया इतनी निर्दयी क्यों है कि ऐसे मासूम फूलों को भी इतना कष्ट देती है? यहाँ पर ये संकेत किसकी ओर किया गया है? जो जमींदार है उसकी जो निर्दयता है, उसकी जो निर्ममता है, उसकी ओर संकेत किया गया कि ज़माना इतना निर्दयी और निर्मम क्यों है, जो ऐसे मासूम फूलों को भी नहीं बख्शता है, उन पर भी अत्याचार करता है। और यहाँ सुकुमार फूल कहा गया बच्चे को। तो वह सोचता है कि क्या इससे लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा? अब तक उसने न शादी की है, न कभी इसके बारे में सोचा है घर बसाने के बारे में, लेकिन पहली बार उसे ही लग रहा है कि उस बच्चे के लिए क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा, घर की चीज़ें, घर में घर जोड़ना पड़ेगा, जैसे घर गृहस्थी का जो सामान है वो बसाना पड़ेगा, एक गृहस्थी बसानी पड़ेगी। तो उसके बारे में वो सोचता है। घरबारी शब्द का मतलब होता है घर बाल बच्चों वाला, बाल बच्चेदार जो आदमी होता है उसको कहते हैं घरबारी। तो वह खुद को बाल बच्चेदार बनना पड़ेगा, है ना। घर बार, घर बार में जो शब्द है उसमें घर और बार यानी बाल, बालक, ये शब्द इससे बना है घर बार। तो बाल बच्चों वाला जिसे कहते हैं वो बनना पड़ेगा, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और वह ये भी सोचता है कि ये जो मेरी माया है, हृदय के भीतर की जो माया है, ममता है, उस पर अब तक जो अधिकार था वो केवल बोतल का था, शराब की बोतल का ही था। वह माया और ममता जो शराब और शराब के प्रति उसकी थी, जिसके बिना वह रह नहीं सकता था, जिसके लिए उसका जीवन चल रहा था, उस माया ममता पर अब उस बच्चे का अधिकार हो रहा था। और वो किसका पक्ष ले रही थी? बच्चे के। और बच्चा उसके जीवन में एक इंद्रजाल रच रहा था। इंद्रजाल रचने का मतलब है कि बच्चा उसके जीवन को एक नई दिशा देना चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, रात भर वो सो गए थे, सुबह का आलोक, यहाँ आलोक एक तो आलोक का दो अर्थ है, तो सुबह भी हो चुकी थी और उसके हृदय के भीतर भी एक सुबह के साथ ही नया प्रकाश उसके हृदय में जागृत हुआ था। तो यहाँ सुबह का समय था, बच्चा अंगड़ाई लेके उठा। शराबी ने कहा,
ले उठ कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है रे। एक तरफ तो वो उसको कह रहा है कि तेरी राह देख, यहाँ से चलता बन, और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि तेरा नाम क्या है। दो बातें उसको एक साथ वो कह रहा है। उसको एक तरफ वो कह रहा है कि तू तेरे घर का रास्ता देख, और दूसरी तरफ कह रहा है कि तेरा नाम क्या है। मतलब उसके भीतर दोनों चीज़ें हैं, आकर्षण भी है और उसका विरोध भी है। बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ, भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, और जाऊंगा कहाँ। बच्चा कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए। यहाँ फिर इसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। शराबी कहता है कि इसको कहाँ जाने के लिए कहूँ। जब ये पूछ रहा है कि जाऊँगा कहाँ, तो मैं इसे कहाँ जाने के लिए कहूँ। क्या इसे ये कह दूँ कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में जलता ही तो रहा है। भाड़ में जाने के लिए, भाड़ वह स्थान होता है जहाँ पर चने भाड़ में भूंजने का काम होता है, जहाँ चने भुने जाते हैं, उसे भाड़ कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि आज तक इस बच्चे को दुख की भट्टी में जलने के अलावा और क्या मिला है, और मैं फिर इसको भाड़ में कैसे झोंक सकता हूँ। तो वह चुपचाप घर से झल्ला कर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहाँ लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। इस तरह का जब उसमें द्वंद चला तो वह कोठरी से ही निकल गया। तू ही इस कोठरी में रह, अब तुझे मैं कहाँ जाने के लिए कहूँ, ऐसा कह करके वह निकल गया। शराबी घर से निकला। गोमती किनारे पहुँचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था, पर कुछ भी सोच न सका था। अंतर्द्वंद चल रहा था, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा था, अनिर्णय की स्थिति उसके भीतर चल रही थी। और गोमती यहाँ जो वातावरण है, जो सेटिंग है कहानी की, वह लखनऊ की है। और लखनऊ की जो गोमती नदी है, नवाबी शहर है, रईसों का शहर है, एक तरफ घोर गरीबी भी है, उसका यहाँ चित्रण है। हाथ मुंह धोने में लगा। उजल धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा। सर्दियों के दिनों में आप जानते हैं कि धूप का क्या महिमा होती है। धूप सारे चिंताओं को दूर कर देती है। इतने में किसी की आवाज़ आई। किसी ने कहा, भले आदमी कहे कहाँ रहे, सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर कहा, यह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था, पर कौन है ये ठीक नहीं जान सका। उसने फिर कहा, तुम ही से कह रहे हैं, सुनते हो, उठा ले आओ अपने सांड धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही तो कोठरी जिसका मैं 2 रुपये किराया देता हूँ, उसमें क्या मुझे अपना कुछ रखने का नहीं है। यहाँ आपको समझा दूँ कि सान कहते हैं चीज़ों को धार देने की जो मशीन होती है, चाकू, हथियार, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं, अस्त्र होते हैं, उनको धार देने की जो मशीन होते हैं उसको बोलते हैं सान देना। तो उसकी मशीन होती है। ये जो व्यक्ति था शराबी, वो पहले यही काम करता था कि वह अस्त्रों को धार देने का काम किया करता था, और अब वो पूरी तरह से शराब में डूब चुका था। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वह जो उसकी जो मशीन थी, कल यानी मशीन, कल कहते हैं मशीन को, वह वहाँ उस व्यक्ति के पास रखी हुई थी, और वह उसे कह रहा था कि उसको ले जा, नहीं तो मैं फेंक दूंगा। अब संयोग देखिए आप, एक तरफ तो वो घर बसाने की सोच रहा है, घर बसाने के लिए कुछ नौकरी चाहिए, काम धंधा चाहिए, काम धंधे के लिए कुछ मशीन चाहिए या कुछ औजार चाहिए, माध्यम चाहिए, तो वह माध्यम भी उसे संयोगवश मिल जाता है, वो मशीन के रूप में। वो कहता है, ओहो राम जी, तुम हो भाई, मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी रही, उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। उसके मन में विचार आया कि चलो अच्छी रही, उस बच्चे का और अपना पेट भरने के लिए थोड़े दिनों से बेचकर ही काम चला लेंगे। गोमती नहाकर राम जी पास ही अपने घर पर पहुंचा। शराबी की कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। कल यानी मशीन। कल शब्द का एक अर्थ होता है टुमारो, यस्टरडे, वो भी होता है आने वाला कल, गया हुआ कल, लेकिन यहाँ कल शब्द का अर्थ मशीन है। बहुत दिनों पर
आज उसको कल ढोना पड़ा। पहले वो कल ढो करके गली गली में जाकर के अस्त्रों को तेज करता था, धार देता था। आज पहली बार उसे मेहनत करनी पड़ी, कुछ ढोना पड़ा, हाथ पैर मारने पड़े उस बच्चे के कारण। किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने कुछ खा लिया कि नहीं? लड़के ने कहा, भरपेट खा चुका हूँ, वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी स्वाभाविक मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। भाषा देखिए कितनी अच्छी भाषा है कि रूखी कोठरी, जो रूखा सूखा उस कोठरी में कुछ भी नहीं था, उसको तर कर दिया, यानी उसको स्नेह प्रेम से भर दिया था। जो रूखी कोठरी थी जहाँ कभी प्रेम नहीं था, है ना, उसको उसने तर कर दिया। तर करने का मतलब है उसको स्नेह से भर दिया, अपनी प्रेम से भर दिया। शराबी एक क्षण चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। जलपान शब्द का मतलब होता है नाश्ता। मन ही मन सोच रहा था, ये भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। चलूँ फिर सान देने का काम चलता करूँ, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा। नहीं तो दो बातें किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता, पर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? अब इसके मन में फिर एक आशा की किरण जगी कि अब दो जनों का पेट भरना है तो कहानी कह सुन करके तो पेट भर नहीं सकता। इसलिए इस मशीन का जो मिलना है वो एक भाग्य का खेल है, वो संयोग है कि शुभ संयोग है कि यह मशीन मुझे मिल गई है, अब मैं अपना जीवन गुजारा कर सकता हूँ। तो बच्चे ने उत्तर दिया, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? बच्चे ने कहा, कहीं नहीं। यह लो। तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँ? जमा गड़ी का मतलब यहाँ पर कौन सी दौलत गड़ी हुई है कि मैं तुझे खोद खोद कर खिलाता रहूँगा? तब कोई काम करना चाहिए, लड़का कहेगा। करेगा जो कहो। अच्छा, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, ये कल तेरे लिए लाया हूँ। चल, आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा न? लड़का कहता है, कहीं भी रह सकूंगा, पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। बच्चा मन ही मन फैसला ले चुका था, सौगंध खा चुका था कि अब तो इस शराबी के साथ, ये जो व्यक्ति है, इसी के साथ रहना है, उसी को अपना मानने लग गया था और ठाकुर की नौकरी नहीं करनी है, ये वह लड़का मन ही मन फैसला कर चुका था। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाई ये हत्या कहाँ से लगी? अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। मन ही मन वह सौगंध लेने लगा कि मैं भी अब शराब नहीं पीऊँगा। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटोरने लगा। एक गट्ठर का, दूसरा कल का, 2 बोझे हुए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा, तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? शराबी को एक बात उसने पूछी कि अगर तेरे पिता कहीं मिल जाए और वो मुझे पकड़ लेंगे कि मेरे बच्चे को कहाँ लिए जा रहे हो, तो क्या करेगा? तो लड़का कहता है, कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप कभी के मर गए। वो कहता है कि कोई नहीं पकड़ेगा, मेरे पिता तो कब के ही उनका देहांत हो चुका है। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ मशीन उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चल पड़े। इस तरह से उन दोनों के जीवन की एक नई उनमें परिवर्तन आता है। दोनों के जीवन में एक क्रांति आती है। एक तरफ बच्चे को उसका परिवार मिल जाता है, दूसरी तरफ शराबी भी अपनी शराब की जो लत है उसको छोड़ने की सौगंध लेकर के और सच्चे रास्ते पर, इंसानियत के रास्ते पर चल पड़ता है। इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। कल फिर एक नई कहानी के साथ या किसी कविता के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।